बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आजकल दिन क्योंकि ऐसे हैं, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, और ईद भी आने वाली है। सवालात वो हैं जो आपके जहनों में हैं और जवाब तलाश करने की कोशिश मैं करूंगा। मेरे साथ पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी मौजूद हैं और ये वो सहाफ़ी हैं जो कि सिर्फ ओपिनियन मेकर नहीं हैं बल्कि इनके पास खबरें भी होती हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। सीनियर सहाफ़ी और बड़े बाखबर सहाफ़ी जनाब आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। और मोहतरमा मारिया मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एंकर पर्सन है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये जो 28वीं तरमीम का इतना शोर है, आपके नज़दीक ये हो जाएगी पास उसी तरह जिस तरह 26वीं और 27वीं हुई, या इसमें मार धाड़ उतनी होगी या कम होगी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मार धाड़ की? देखिए जी, 28वीं तरमीम के हवाले से ऑब्वियसली जिस तरह आपने भी पूछा कि बातचीत तो चल रही है, बाज़ गश्त हम भी सुन रहे हैं, लेकिन ये मेरी नज़र में उतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से 26वीं तरमीम को मंजूर किया गया, 27वीं तरमीम को मंजूर किया गया। और एक तरह से आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी हद तक जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसमें आपने तब्दीली देखी। पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक कोर्ट बना दी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर इन दो तरामीम के दौरान चीज़ों को देखा गया, चीज़ों को परखा गया, उसमें तब्दीलियाँ की गई। और इसी तरह जो 28वीं तरमीम है उसकी जो तफसीलात हैं, ऑल्दो कि हतमी नहीं है, उसमें भी लगता है ऐसे है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करनी हैं। सूबों का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जिक्र आ रहा है, वोटर की एज का जिक्र आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र आ रहा है। अब ये जो सारी अफवाहें हैं, इसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह भी ये भी है कि 26वीं तरमीम हो जाए या 27वीं तरमीम हो जाए, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आपने उसके ऊपर बहस होते हुए देखी? अगर एक 26वीं तरमीम आनी थी तो फ़र्ज़ तो बनता था कि पहले 3-4 महीने पार्लियामेंट के अंदर बहस होती, इसी तरह 27वीं तरमीम पे होती ना। उस वक्त कोई उस तरह कोई बामानी किस्म की बहस हुई ना। अब 28वीं तरमीम जब आएगी कोई बामानी किस्म की बहस होगी और उसको पास करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इस पर मुझे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कुलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? देखिए, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त तो 27वीं के साथ ही आ गई थी, और ज़ाहिर आजकल इसलिए है कि हुकूमती वज़रा, अपोजिशन, मीडिया सब इसको डिस्कस कर रहे हैं। बासानी मंजूर होने की बात तो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में 2/3 अक्सरियत तो मौजूद है, तो करना चाहे हुकूमती इत्तेहाद तो कर सकता है। लेकिन चूँकि 28वीं तरमीम में NFC का इशू आ रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इशू आ रहा है, वराना सनाउल्लाह साहब ने छोड़ दी कि हम वो उम्र की बुनियाद जो है वो 25 साल पे ले जाएंगे, वो भी हो गया। अब ये जो वसाइल और सूबों की फिर छोटे सूबे करना या पानी की तकसीम के मज़ीद इशूज़, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बिलावल भुट्टो ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वजारतें जो पीपल्स पार्टी ने ख़ुद भी रख ली थी अपने 2010 में 18वीं तरमीम के पास होने के बाद 6-7 वफाकी वजारतें जो सूबों में जानी थी, इन्होंने नए नामों से रख ली थी। लिहाजा वेरिएशन और उससे हट के चीज़ें काम करना तो उस वक्त से शुरू हो गया था। बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम के आगाज़ में कहा था कि हमें ये बताया गया, और उनमें ज़ाहिर है वो तालीम का था, पॉपुलेशन का था, कि ये सब्जेक्ट्स हैं जो मरकज़ में लाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें मैंने इसलिए कहा कि ये देख लें कि ये तो पहले भी उन्होंने ख़ुद भी अपने पास सब्जेक्ट्स रख लिए थे मुख्तलिफ़ नामों से, जैसे लेबर का था, हेल्थ का था, एजुकेशन था, कैड बना दी, कहीं कुछ कर दिया। लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी नहीं मानती, इत्तेहाद पूरा नहीं होता, तो 2/3 अक्सरियत नहीं बनती, तो पीपल्स पार्टी को तो मनाना पड़ेगा, और उसके बगैर ये जो आईनी तरमीम है नहीं हो सकेगी। न्याज़ी साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? जी मुनीब साहब, बाज़ गश्त लफ्ज़ खूबसूरत है, और ये बाज़ गश्त भी अजीब व गरीब चीज़ है। ये हर साल 1.5 साल बाद पाकिस्तान में पिछले 7 दहाइयों से कई दफ़ा कई चीज़ों की आती हैं, और कुछ चीज़ें कामयाब हो जाती हैं और कुछ चीज़ें नाकाम होती हैं। मसलन 26वीं और 27वीं तरामीम जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि 28वीं आईनी तरमीम हो पाएगी, और मुझे यूँ लगता है कि जो जिन लोगों को तरामीम में कोई या 28वीं तरमीम में कोई दिलचस्पी है, वो भी इससे मायूस नज़र आते हैं कि जिस तरीके से जो सियासी माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो मुफाहमत के बजाय उसके अंदर मुश्किलात, टकराव, और हुकूमत के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ,
वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि 88वीं तरमीम तो दूर की कौड़ी, मुझे तो ये नहीं लगता कि आया ये तरमीम के सिलसिले में कोई बड़ा भयानक इसके पसे पर्दा को बड़ा भयानक खेल खेला जा रहा है। और वो फिर आप जब उसके बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं भी मेरे ख्याल में कि क्या खेला जा रहा है, क्या खेल हो सकता है। बहरहाल 88वीं तरमीम तो मेरा नहीं ख्याल कि करीब से भी ना सोचें और दिल से निकाल दें कि ये कभी हो पाएगी, बन पाएगी। NFC अवार्ड और सूबे, पीपल्स पार्टी कभी समझौता नहीं करेगी, सिवाय कोई शौकत अजीज़ टाइप कोई हुकूमत हो या फिर शहबाज शरीफ साहब टाइप हुकूमत हो, तो ये अपने तौर पर ये मान जाएगा कोई सियासी यहाँ पे भी वज़ीर आज़म होता जो कि सही मानों में लैटिन स्पिरिट में, तो शायद ये जो है 26वीं और 27वीं तरामीम भी ना हो पाती। अच्छा मारियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, 28वीं तरमीम की गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। कुछ वुज़रा से बात करें तो वो कहते हैं इस पे काम हो रहा है, कुछ वुज़रा कहते हैं हमें इस मामले में कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जो पिछली दोनों तरमीमें थी वो भी अचानक से टेबल कर दी गई और अचानक से उनके ऊपर वोटिंग की, और इतनी तेज़ी से वोटिंग करनी पड़ी कि उनको दोबारा ईवान में जाके तब्दील करके दोबारा वोटिंग करनी पड़ी थी। कोई बहुत ही हेस्ट में उस वक्त लग रहा था कि चीज़ें हैं। 28वीं तरमीम के हवाले से फ़िलहाल उतनी जल्दी हमें नज़र नहीं आती है। बजट तक तो फ़िलहाल ये तरमीम दूर दूर तक नज़र नहीं आती, और उसके बाद भी जो मुसव्विदे हैं वो मेरी इतलात के मुताबिक कोई 2 या 3 उसके वर्जन्स हैं, और देखते हैं उसमें जो बाकी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है ख़ास तौर पे, उनको मनाने के लिए कौन से मुसव्विदे में कितनी तब्दीली की जाएगी। अक्सर ये करता है कि बुखार दिखा कर ना तो आपको फिर छोटी मोटी किसी डिस्प्रिन से भी मुतमिन करने की कोशिश की जाती है। तो देखते हैं, अभी 28वीं तरमीम की बाज़गश तो बहुत है और बहुत स्ट्रांगली है दारुल हुकूमत के अंदर। अच्छा, ये जो अतर काजी साहब बात हो रही है कि वाकई कोई सदर साहब के ख़िलाफ़ कुछ चल रहा है, और बहुत सी खबरें गर्दिश करती रही कि पीपल्स पार्टी इज़ नॉट प्लेइंग बॉल, और ये वो 18वीं तरमीम को बड़ा जेलसली गार्ड कर रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ है और बड़े प्रॉब्लम है, और प्रेसिडेंट साहब के लिए भी मसाइल हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये हो रहा है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई खबरें हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? देखें जी, सूबाई खुद मुख्तारी हो जाए या जमहूरी रवायात हो जाएं, पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करना। अब तक वो जो कर चुके हैं उसके बाद पीछे रह क्या गया है। जब 26वीं और 27वीं तरमीम का मामला चल रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ब्रूट मेजॉरिटी का क्यों जिक्र करते थे, और जो उनका किरदार था वो सबके सामने है। असल में इशू ये है कि सिस्टम के अंदर पीपल्स पार्टी को मज़ीद क्या दिया जाएगा। यहाँ पे जो जदोजहद है, यहाँ पे जो एक तरह से बहस है, वो ये नहीं है कि जी लोगों के जो जमहूरी हकूक़ हैं वो कर्टेल हो जाएंगे, ये मसला बन जाएगा, वो मसला बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे मसला ये है कि हमारी आने वाली नस्लों में इक़्तिदार को कैसे मुंतकिल किया जाएगा, हमारे जो मफादात हैं उनका कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी तो सिर्फ उसको सिक्योर करने की कोशिश करेगी, जिस तरह पिछली भी आपने देखा तरामीम के अंदर उनका जो किरदार था वो आपके सामने था। लेकिन यहाँ पे यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो जहाँ तक आपने जिक्र किया कि सदर जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा या बिलावल साहब को नाहल कर दिया जाएगा, ये कोई प्रेशर बिल्डिंग तो हो सकती है उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से, ऐसा मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सदर जरदारी मुझे लगता है कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और अगर सदर जरदारी साहब की जब तब्दीली होगी वो तभी होगी जब उनके ओहदे की मियाद पूरी हो जाएगी 2029 में, जब नए इलेक्शन वगैरह भी होने। उससे पहले मुझे उस तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि जरदारी साहब को हटा दिया जाए, और इस वक्त कोई तुक भी नहीं बनती। जो असल तब्दीलियाँ होंगी मुझे ये लगता है कि वो 2029 के बाद आपको नज़र आएंगी। अच्छा आमिर भाई, क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कुलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? जहाँ तक है कि पीपल्स पार्टी को बिलावल को नायल करना, वो मतलब ज़ाहिर है कि वो मखसूस लोग मखसूस मौके पे आके गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि सदर पाकिस्तान को हटाया जाएगा, फ़लाँ किया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब इस सिस्टम में मुकम्मल तौर पे इन है और उनको कोई मुश्किलात नहीं है। हाँ, इख्तलाफ ज़रूर है मौजूद, जो बिलावल भुट्टो का भी है, बड़ा वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि क्या वो जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है कि हमने सूबाई खुद मुख्तारी की, सूबों को इख्तियारात दिए, सदर साहब ने कहा मैंने अपने इख्तियारात मरकज़ से सूबे को दे दिए,
तो उसके ऊपर ज़ाहिर है जैसे खैबर पख्तूनख्वा नाम रखा गया NWFP का, तो ये चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। और पीपल्स पार्टी की बिलाशुबा सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर आज तक, अभी तक जब हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी रेड लाइन्स भी हैं और वो इस पर समझौते के लिए तैयार भी नहीं है। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? देखें जी, ये जो आज की हुकूमत है, सिस्टम में जो कोई सियासी जो थोड़ी सी सोच रखने वाली हुकूमत है, उसका नज़रिया क्या नहीं, उससे कतई नज़र वो पीपल्स पार्टी ही है इस हुकूमत का जो हिस्सा है, या जो भी हुकूमती इत्तेहाद है उसका हिस्सा है। तो सियासी हुकूमत तो जो कुछ जब ले और वो भी एक छोटे सूबे की हुकूमत हो, तो वो वापस को कर दे आपको NFC अवार्ड में से, या सूबों के ऊपर कोई समझौता वो कभी नहीं करेगी। बाकी ये अफवाहें हैं तो ये कब नहीं होती। इमरान खान साहब के वक्त में नहीं देखा था, इमरान खान साहब से तो उन्होंने खुद कहलवा दिया था कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। और मैं जियो रिपोर्ट कार्ड में बैठता था तो पता कितनी दफ़ा मैंने बहस की कि इस मुल्क का निज़ाम जो है सदारती होना चाहिए, या जो है इसको इसमें जो कोई ना कोई जो है उसको दबाव इस निज़ाम पे मज़ीद डाला जाए। मेरा ये ख्याल ये है जी कि जो कुछ किया जा रहा है कि सदर मोहतरम जो है वो रिज़ाइन कर दें, वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब को आप नाअहल करार देंगे, मुल्क के अंदर एक नया तमाशा लग जाएगा। इमरान खान साहब की सियासत जो है, जो मुआंदान है, वो आपसे संभाली नहीं जाती। यहाँ तो ये फिर ठीक है कि आप इमरान खान साहब को, इसका मतलब है कि उसकी सपोर्ट हासिल करेंगे, उसको तबकी देंगे, फिर ये भी अनहोनी हो सकती है। पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। और इमरान खान साहब सपोर्ट करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो कुछ हो रहा है ये तो अफवाहों की हद तक तो आप छोड़ी जाएंगी हर तरह की। और ये पहली दफ़ा नहीं आ रही, 6, 7, 8 महीने पहले भी आई थी कि जी जो सदर पाकिस्तान है उनको सरदारी से उनको हटाया जा रहा है, उनकी जगह कोई गैर सियासी आदमी है जिनकी बहुत पाकिस्तान में मकबूलियत है, उनको शायद प्रमोट करके ये ओहदा दिया जाए, इनको खाली करा के। तो ये वो सारे ये कौन सोचता है? वही लोग सोचते हैं जो इंतहाई गैर सियासी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके कब्ज़ा इस्तबदाद में पाकिस्तान की सियासत होती है। ये एक बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी है कि गैर सियासी लोग कि जो है जब पूरी कुल्ली उनके हुकूक मलकियत सियासत के वो उनको मुंतकिल हुए होते हैं, तो फिर यही करते हैं। इसके अंदर हम पाकिस्तान को भी तुड़वा चुके हैं, इसके अंदर हम बहुत कुछ नुकसान अपना करवा चुके हैं, फिर और भी हो जाएगा कि उनको ये दूसरा एंगल जो होता है ना, एक दवाई आप खाते हैं जो ठीक भी करती है लेकिन साथ आपकी किडनी उड़ा देती है। तो ये सियासतदानों को तो पता होता है कि इस दवाई से ये चीज़ सियासत का ये जो कल है वो सीधा हो जाएगा, लेकिन उससे जो दूसरा जो इत्तबाह को नतीजे निकलेगा उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं ये सर ये समझता हूँ कि मुनीफ साहब इसके अंदर मुझे कोई और खेल नज़र आता है। मेरा पहले से पिछले कई महीनों से मैं यकसू था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को फारिग किया जाएगा, जिसका हम बहुत कुछ बास गश्त, आप ही का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ कि बास गश्त सुनते थे कि जी वज़ीर काम नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब उनको तब्दील कर रहे हैं। ये सारी बातें जो थी ये शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर थे। तो मेरे अंदर एक सोच अंगड़ाई ली कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का टाइम पूरा हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ को हटाएगा कोई नहीं। शहबाज शरीफ से वो हुकूमत को डिज़ोल्व करेंगे और हुकूमत को डिज़ोल्व करा के वो नया इलेक्शन कॉल करेंगे। अच्छा, हुकूमत के डिज़ोल्व कराने में अगर हालात पुरअमन रहे और पीपल्स पार्टी जो है वो चूँकि एक सियासी सोच वाली पार्टी है, उन्होंने 2014 में भी नवाज शरीफ साहब को बचाया था हुकूमत को, तो वो शहबाज शरीफ को बचा जाएगी और वो एक और ज़्यादा उनके लिए एक दर्द सार होगा जो लोग इस सियासत को, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है उन्होंने अपने कब्ज़ा इस्तबदाद में ली हुई है, कि वो एक नया दर्द सर के जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है एक और हुकूमत में भी होंगे और उनके अंदर एक बोन ऑफ कंटेंशन या कोई वजह नज़ा भी पैदा हो जाएगी। अब होगा क्या कि ये लड़ाई करवा के पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत से अलहदा करेंगे तो ज़ाहिर इस हुकूमत के पास सपोर्टिंग कम हो जाएगी, हुकूमत नया इलेक्शन कॉल करेगी। तो ये इलेक्शन के बाद फिर मेरी खातिर जमा रखें कि तीसरा इलेक्शन नहीं होगा, एक निगरान हुकूमत होगी, आईनी बेंच उसको 3 साल देगा, NFC अवार्ड भी अपने पास होगा, सूबे बनाने भी अपने पास होंगे, 6 नहरें भी अपने पास होंगी, ये सारा निज़ाम अपने पास होगा, ये देख लेंगे। इसके बारे में मैं कुछ महीने पहले ये सोच रहा था कि ये शायद 2027 के आखिर में या 28 में करेंगे, लेकिन अब तो मुझे यूँ लगता है कि जी ये बिल्कुल दहलीज में आन पहुँची है ये बात
कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ होती है और अलहदा हो जाती है हुकूमत से, तो हुकूमत तो धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। तो मेरा जो भी है इसके नताइज, मुल्क जो है 25 करोड़ लोग हैं वो बेचारे 7 दहाइयों से भुगत रहे हैं, भुगतते रहेंगे, झीलते रहेंगे। तजर्बागाह है मुल्क, इसमें करते रहे तजर्बे। 1953 से शुरू हुए हैं, आज तक चल रहे हैं तजर्बे। तो तजर्बागाह बनी हुई है, अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। और अल्लाह से ही आप दुआ कर सकते हैं क्योंकि जो लोग जो है वो इस काम के लिए डट गए करने पे, ऐसे कामों के लिए, उनमें तो अज़्म समीम है, उनको तो रहम वाली बात ही नहीं है। वो तो ये समझ कर रहे हैं कि वही है जो पाकिस्तान को संवारना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, और सियासतदान जो है वो तबाह करके जा चुके हैं इस पाकिस्तान को, और उन्होंने ही आके बचाना है, संवारना है। और उन्होंने आप पहले भी बहुत बड़े अपने कारनामे अंजाम दिए हैं, तो एक कारनामा और भी अपने जो है सर पे वो ले लेंगे, माथे पे झूमर सजा लेंगे। अच्छा मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के पास वो कोई लेवरेज नहीं है कि वो ना माने। इस निज़ाम के वो मुकम्मल तौर पे बेनिफिशरी भी हैं, चाहे विफाक के अंदर हो, मुख्तलिफ सूबों में गवर्नरशिप की सूरत में हो। सिंध हुकूमत के अंदर वो अनचैलेंज्ड हुकूमत कर रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर उनकी कोई दूर दूर तक अपोजिशन नहीं है, तो इस निज़ाम के वो बेनिफिशरी हैं। और पॉलिटिकली हम देखें कि 2-3 साल से बार बार ये बात हम कर रहे थे कि जब आप निज़ाम को कमज़ोर करते हैं तो इवेंचुअली वो निज़ाम फिर आपके पीछे भी आता है। और अगर पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को इस वक्त ये खुशफहमी थी कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है किसी मुकाम पर उनके साथ नहीं होगा, तो वो एक दीवाने का ख्वाब लगते हैं। सो पीपल्स पार्टी के लिए जाहिर सी बात है, अगर जो इस वक्त तवक्कुआत हैं, जो तकाज़े हैं NFC से मुतालिक, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से मुतालिक, वो सख्त फैसले होंगे। लेकिन ये पीपल्स पार्टी की एक खूबी भी है कि वो निगोशिएट बहुत अच्छा करते हैं। तो इस मौके पे उन्होंने पहले भी बहुत सारी तरमीम में से इन इशूज़ को वक्ती तौर पे टाल दिया और बेहतर डील अपने लिए निगोशिएट करी। तो एक तो ज़रदारी साहब इस मरतबा कैसे अपने पुराने सियासी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए ही विल निगोशिएट हिज वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अतर कादरी साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, इनमें बड़े मेजर फंडामेंटल चेंजेस हुए, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गए, जो अदलिया है उनके, आपके नज़दीक इसमें तब्दीली होगी, इसका कोई फ़ायदा होगा जमहूरी इदारों को या नहीं? 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद क्या आइनी इदारे मजबूत हुए, ये क्वेश्चन देखें जो हुक्मरान हैं उनको खुद से करना चाहिए। 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद क्या अदलिया पाकिस्तान की मजबूत हुई? क्या वो जो एक नारा था या जो एक बहस थी कि भाई अदलिया के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है और आइनी जो मुकदमात हैं वो हमने आइनी अदालत में भेजने हैं, उसके बाद से कितने आइनी मुकदमात वहाँ पे भेजे गए? क्या उसके बाद से अदलिया के अंदर जो मुकदमात की पेंडेंसी थी वो कम हो गई? क्या उसके बाद जो है अदलिया का जो किरदार था वो मज़ीद मुतहरिक हो गया? जब आप जमहूरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं उसमें अदलिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। क्या इस वक्त आपको अदलिया का वो किरदार नज़र आ रहा है? आप सिर्फ पंजाब की मिसाल ले लें, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मुतालबा करता है, उसने पूरी रिपोर्ट जारी की है कि चंद माह के दौरान पंजाब के अंदर CCD ने कितने 100 बंदों को मुबैना पुलिस मुकाबलों में मार दिया। इसकी आला अदालती तहकीकात होनी चाहिए। कहीं पे आपको नज़र आया कि अदलिया ने कोई उसके ऊपर नोटिस लिया हो, अदलिया ने उसके ऊपर कोई बात की हो? और इसी तरह जो दीगर जमहूरी इदारे हैं वो भी आपके सामने, इलेक्शन कमीशन को देख लें। इन्हीं तरमीम के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके ओहदे की मियाद को ख़त्म हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, बल्कि उस ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, लेकिन वो अपने ओहदे पर बैठे हुए हैं। और पिछले हफ्ते ही खबर आई कि उसी इलेक्शन कमीशन के अंदर वो जो अपने ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद भी इन आइनी तरामीम की वजह से बैठे हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने वहाँ पे मज़ीद अफसरान को भी तोसी दी है। तो मुझे नहीं लगता कि इन तरामीम के नतीजे में जमहूरी इदारे या जमहूरियत मजबूत हुई है। हाँ, क्या शरीफ ख़ानदान का, जरदारी ख़ानदान का सियासत पे होल्ड, आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उनके लिए सियासत के अंदर किरदार मजबूत हुआ है, उसके ऊपर बहस हो सकती है। जमहूरियत वाली बात तो आप उसके ऊपर कोई ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कुलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? अब बात हो रही है जी कि 26वीं और 27वीं तरमीम से क्या जमहूरी इदारे कमज़ोर हुए या मजबूत हुए? देखें, हमारी जमहूरियत ही कमज़ोर हो रही है और बतदरीज हो रही है, चूँकि मसाइल का हल नहीं हो रहा लोगों में। जब कोई पॉलिटिकल क़ुव्वत भरपूर अंदाज से नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद थी, आप देखें कि उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, जरदारी साहब सदर थे और नवाज शरीफ और उनकी पूरी पार्टी को साथ मिला के 18वीं तरमीम की गई।
कुछ बेहतरी आई मामलात में, कहीं अबतरी हुई, लेकिन जो बिजली की लोड शेडिंग का मामला बना था वो पीपल्स पार्टी को ले डूबा। और ख़ासतौर पर राजा परवेज़ अशरफ का बयानात कि पहले साल ही 2008 में कहा कि 31 दिसंबर तक लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, और वो ऐसा गले पड़ा, बैड गवर्नेंस और मसाइल बन गए। फिर नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मामलात को ख़त्म किया, उन्होंने तवानाई के बहरान को ख़त्म किया, मुल्क की इकानमी को ठीक किया, बेशुमार काम किए। लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमें और नवाज शरीफ के दरमियान में ठन गई। वो राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, वहाँ कहीं पनामा निकाल दिया। तो ये जो चीज़ें आई वक्त के साथ साथ, तो जब मजबूती की तरफ जा रहे थे तो नवाज शरीफ को पनामा के केस में अकामा निकाल के नाअहल किया। तो जमहूरियत तो उस दिन के बाद से बतदरीज कमज़ोर हुई। इमरान खान साहब को RTS बिठा के, आपको पता है कि इक़्तिदार दिया गया था, फिर वो मामला चले, फिर उनको आइनी ये इसमें अदम एतमाद करके फ़ारिग किया गया। आज फॉर्म 47 और 45 की बात होती है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको इलेक्शनों में धांधली की बात करनी है तो कम से कम आखिरी 2 इलेक्शन 2018 और 2024 का मुआवजा करा लें कि दोनों अगर दुरुस्त नहीं हुए तो फिर वक्त को चलाएं, और आइंदा के लिए आइंदा इलेक्शन आने से पहले ऐसे इंतजाम करें कि धांधली कोई भी ना कर सके और कोई फ्रीक ये कह ना सके, लेकिन जमहूरियत कमज़ोर हुई है। अच्छा, मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 26वीं और 27वीं तरमीम से इदारे कमज़ोर हुए हैं, अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कैसे पहले पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बहुत आइडियल था, हरगिज़ नहीं। हम अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में देखें तो कोई 120वें नंबर पे है। लेकिन क्या ये रिफॉर्म्स की गई हैं कि उसको निज़ाम को बेहतर किया जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। ये रिफॉर्म्स नहीं की गई। मुकम्मल तौर पर अदालती निज़ाम के ऊपर अपना गलबा मजबूत करने के लिए ये तरमीम की गई थी, और ये शख्सियात को ज़हन में रखकर भी तरमीम की गई थी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी लेजिस्लेशन शख्सियात को देखकर या ताकत के को मजबूत करना या उस ग्रिप को मजबूत करने के लिए की जाती हैं, तो किसी तौर पे भी इदारों के लिए तो ठीक नहीं है। सो डेफिनेटली इससे इदारे कमज़ोर हो। अच्छा अदर काज़ी साहब, ये कोई बात वाकई है या नहीं है कि सोहेल आफरीदी साहब भी अब बड़े मफाहमाना अप्रोच उन्होंने अपना ली है, और कुछ रियलिटी चेक उनके पास भी है, और उनको लगता है कि वो वही बाय एंड लार्ज कर रहे हैं जो गंडापुर साहब की पोजीशन थी? गलत नहीं है, जारी बात है, वज़ीर आला है, कुछ रियलिटी चेक वाकई भी मिलते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है, या उनकी मुज़ाहमत और वो जो सब कुछ कर रहे हैं, ललकारते हैं, वो उसी तरह आपके नज़दीक जारी रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल में सोहेल आफरीदी साहब जो हैं ऑब्वियसली इस निज़ाम का हिस्सा हैं। इस वक्त हुआ ये है कि पहले जिस पार्टी को निकाला जाता था वो सिस्टम से आउट हो जाती थी। इस दफ़ा चाहते हुए भी सिस्टम उनको आउट नहीं कर सका। सिस्टम ने तो अपनी पूरी कोशिश की। आप देख लें कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया, उनसे इंतखाबी सिंबल ले लिए गए। अब गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी वही हो रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी भी सिस्टम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। तो उनसे ये तवक्को रखना कि वो बहुत ज़्यादा सिस्टम के ख़िलाफ़ चले जाएंगे, वो मुमकिन नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, पार्लियामेंट के अंदर उनके सबसे ज़्यादा MNA थे जब इंतखाबात हुए। उसके बाद जिस तरह मखसूस सीटें बांटी गईं, जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। आपने पहले जो हमने बात की जमहूरी रवायात की, क्या पाकिस्तान की जमहूरियत या दुनिया की जमहूरियत में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जर्नल सीटें कम हों और आपको मखसूस सीटें ज़्यादा दे दी गई हों? वो जमात जिसकी 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उसको एक भी मखसूस सीट नहीं मिली। तो मुझे नहीं लगता कि सोहेल आफरीदी साहब कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम के साथ मिल के चल रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा हैं, तो उनको ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। जहाँ तक मुज़ाहमत का ताल्लुक है, जो उनका वज़ीर आला बनना है वही सबसे बड़ी मुज़ाहमत है। जब वो वज़ीर आला बनने वाले थे तो किस किस्म का बयानिया था, किस किस्म की बातें थीं, वो भी आपके सामने थी। तो मुझे ये लगता है कि वो जो अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके कारकुन उससे उतने मुतमिन ना हों, लोग चाहते हों कि वो मज़ीद मुतहरिक किरदार अदा करें। लेकिन जो जिस तरह वो सियासत कर रहे हैं, और ईद से पहले हमने जो चीज़ें देखी, एहतजाज वगैरह भी हुआ, तो मुझे तो यही लगता है कि जिस पेस पे चीज़ें चल रही हैं वो उसी पेस पे चलती रहेंगी, जिसमें आपको एहतजाज भी नज़र आएगा, छोटी मोटी मुज़ाहमत भी नज़र आएगी, और सिस्टम के अंदर रह के वो जो काम कर रहे हैं वो भी आपको चलते हुए नज़र आएंगे। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? देखें, अली अमीन गंडापुर को कहते थे कि जी वो कंप्रोमाइज़्ड है, लेकिन इमरान खान ने जब मैसेज दिया तो उसने रिज़ाइन कर दिया कि उसके पास कोई वो नहीं थी। सोहेल आफरीदी तो बिल्कुल पॉलिटिकल कैरियर ही नहीं आया। वो ILF से आए थे,
सॉरी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, ISF से, और वो इमरान खान के साथ थे, खड़े हैं, बड़े मजबूत, बड़े वो जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात भी देते हैं, लेकिन एक तासुर बिल्कुल बन गया है कि पहले वो कहते थे मैं कैबिनेट भी नहीं बनाऊंगा, मैं बजट भी नहीं पास करूंगा, तो सारे काम किए। फिर अब कल से ये चल रही है कि जी चूँकि 27वीं आईनी तरमीम में 7 मुशीर रखे गए थे और उन्होंने 6 मुशीर रख के 27वीं आईनी तरमीम को मान लिया। अच्छा भाई, मुझे कोई पूछे कि भाई जब आइन में तरमीम हो गई तो मानने ना मानने से क्या फ़र्क होता है? जब आइन और कानून बन गया तो वो बन गया। अब उन्होंने 6 ले लिए, बिल्कुल उसके बारे में ये तासुर बनाया ज़रूर जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ हैं। अब उनके ऊपर प्रेशर आया तो वो मंगल को आ जाते हैं। अब 2 दफ़ा हो गए कि हम तो अपने लीडर से मिलने आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है। ये मिक्स चलती है, जैसे अली अमीन गंडापुर के बारे में चलती थी, सोहेल अफरीदी के बारे में चलती है। इमरान खान का जिस दिन को मैसेज आएगा तो सोहेल अफरीदी को अगर वो हटाएंगे तो वो भी नहीं रह सकेंगे। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? देखिए जी, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी हैं, मैं पहले दिन से इनको अली अमीन गंडापुर वर्जन 2 समझता हूँ। ये जो होता है ना ताकतवरों से, मुक़तदरा से टक्कर लेना, ये बहुत गैर मामूली काम है। ये इस मुल्क में 2-4 लोगों ने आज तक की है। नवाज शरीफ साहब ने की है, बड़े जुर्रत के साथ की है। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जुर्रत से की है। मैं बेनज़ीर का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा। हमेशा उन्हें मुफाहमत की है कि इख्तियार मिला है तो भी बहुत अकोमोडेट करती रही हैं। नवाज शरीफ साहब अलबत्ता डट जाते थे। और अब एक लीडर अब है जो मुदाहमत कर रहा है। अब ये तो करना कि सोहेल अफरीदी साहब कोई बतले हुर्रियत बनेंगे या कोई एक उन्होंने इनकलाबी रहनुमा के रूप में आएंगे, नहीं। वो ये जो है ना ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट, ये जो था अली अमीन गंडापुर का भी, कफन बांध के आएंगे, ललकार के आएंगे, पंजाब को तबाह कर देंगे, ये वही उसी को ज़्यादा भोंडे तरीके से करेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर बहरहाल इनसे हर लिहाज से, कैपेसिटी के लिहाज से सोहेल साहब से वो ज़्यादा था। तो मैं नहीं समझता कि मुदाहमत करेंगे। जो मुदाहमत करेंगी वो एक नुमाइशी होगी और एक दर्शनी पहलवान है, नुमाइशी पहलवान है। बाकी किसी ने सारे के सारे कंप्रोमाइज़ है। तहरीक इंसाफ की सारी क्यादत उसी तरीके से कंप्रोमाइज़ है जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब और बाकी मुस्लिम लीग के लीडर जो हैं वो कंप्रोमाइज़ थे। ये भी बिल्कुल वैसे कंप्रोमाइज़ है ये, और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा नहीं है। ये एक हमेशा से ही एक ही स्टोरी बार बार दोहराई जाती है कि पार्टी जो है वो बासानी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा, मारियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इतने बड़े अवामी मैंडेट को वो किसी तरीके से सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की जो एक पोटेंशियल होता है, जो एक कैपेसिटी होती है, वो हमें नज़र नहीं आ रही है। और ये तहरीक इंसाफ का अलमिया इसलिए भी क्योंकि इमरान खान साहब तमाम फैसले खुद करते हैं। जब 9 मई हुआ उसके बाद उनकी जो 2nd टियर और 3rd टियर पूरी क़यादत को जब सियासत से फारिग किया गया तो खला पैदा हुआ, और हमें वो नज़र आता है कि भाई वो कोई सियासी तौर पे मैच्योर लोग मौजूद नहीं है जमात के अंदर। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब किसी को एम्पावर भी नहीं करते हैं, तमाम फैसले वो खुद करते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। तो इस वजह से जब उनका राब्ता दुनिया से बाहर से कट जाता है तो पार्टी डिसफंक्शनल सी हो जाती है, जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। और पार्टी के अंदर जो मिनी धड़े हैं जिसमें कलीमा बेगम का है और बाकी जो और लोग हैं अपना अपना छोटे छोटे ग्रुप्स रखते हैं, फिर वो आपस में इन फाइटिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो ऐसा इस वक्त हो रहा है। सो जब जमात की क़यादत एक सिंगल टियर उस पर आइडियोलॉजी पर ऑपरेट करती है और फिर उस टियर का यानी कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है उसका बाकी पार्टी से राब्ता काट दिया जाए, तो फिर वही होता है जिस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। और फिर इस वक्त सिर्फ अपनी पॉलिटिकल बका की जंग बड़ी मुश्किल से वो लड़ रही है। हम फिलहाल मज़ामत की तो ना उनमें इस वक्त सलाहियत है, ना कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है, और फ्रैंकली इस वक्त निज़ाम जितना हमें बज़ाहिर मजबूत नज़र आता है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ाहमत की कोई गुंजाइश भी नहीं। आज तक के लिए इतना ही जी। ये सिलसिला जारी है और हमारे मेहमान हमारे साथ कल भी मौजूद होंगे, और चंद ऐसे सवालात जो कि आपके जहन में हैं जो आज हम नहीं कर पाए वक्त की किल्लत की वजह से, कल इंशाल्लाह उस पर भी गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।